नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत है। हम बीए, बीएड, बीएससी, बीएड फर्स्ट ईयर का भाषा में पाठ्यक्रम कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने इससे पिछले वीडियो में किया था कि श्रवण कौशल के जो तत्व है वह कौन कौन से हैं कि जिससे कि हम श्रवण कौशल को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आगे है श्रवण कौशल विकसित करने की प्रक्रिया, जो 2 प्रकार की बताई गई है, सामान्य प्रक्रिया और चयनात्मक प्रक्रिया। ठीक है, सामान्य प्रक्रिया में 5 आधार माने गए हैं और 5 आधार में है। नंबर 1 पर्याप्त श्रवण, यानी कि हम पर्याप्त रूप से किस तरह से सुन सकते हैं। बहुत देर तक बहुत सी बातें को लगातार सुनना। अगर हम बहुत देर तक बहुत सी बातों को लगातार सुनते हैं तो हमारे श्रवण कौशल है उसमें बढ़ोतरी होती है, हमारे सुनने की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है। जैसे नाटक देखना, फिल्म देखना, गीत सुनना, वार्तालाप करना या रेडियो सुनना। ठीक है, दूसरा आता है शांतचित्त श्रवण, यानी कि शांत चित्त रहकर मतलब बिल्कुल शांति से किसी भी बात को सुनना, मन को लगाकर मन को उसी की तरफ करके सुनना, वो शांतचित्त होकर किसी बात को सुनना। फिर एकाग्र श्रवण, यानी कि एकाग्र एकांत में बैठकर और किसी भी चीज़ को सुनने से हमारा श्रवण कौशल बढ़ता है। फिर जो चौथा है वह है अनौपचारिक श्रवण। अनौपचारिक यानी कि हमें औपचारिक रूप से नहीं बल्कि अनौपचारिक रूप से कि ज़बरदस्ती का हम श्रवण सुनना। जैसे किसी दूसरी भाषा, अगर हम किसी की भाषा को जानते हैं तो हम उनसे बातचीत करते हैं, उसकी बात सुनते हैं तो हमें इंटरेस्ट आता है। और अगर हम किसी की भाषा को नहीं जानते हैं और हम उससे बातचीत करते हैं तो हम ठीक है उसकी बात सुनते हैं लेकिन हम उतना उसमें रुचि नहीं ले सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, अनौपचारिक श्रवण कहेंगे। तो ऐसे द्वितीय भाषा के लोगों के मध्य रहते हुए जो औपचारिक श्रवण होता है, अभ्यास होता है, उसके द्वारा लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम उनकी बातों को सुनते हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो उनके कुछ शब्द हम सीखने समझने लगते हैं। और जब कुछ शब्द सीखने समझने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे हमें उनकी बातों में इंटरेस्ट आने लगता है और हमारे जो उनकी भाषा की जो दक्षता है उसमें बढ़ोतरी होती है और हमें उनकी भाषा भी सुनना अच्छा लगने लगता है। तो कई बार हम अनौपचारिक श्रवण के द्वारा भी हमारे जो श्रवण कौशल है उसको विकसित कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाधाहीन श्रवण। बाधाहीन श्रवण जैसे शोरगुल होना या बस में या किसी कारखाने के पास में या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ कोई आवाज़ आ रही हो और जहाँ हमें नहीं सुन रहा हो लेकिन हम फिर भी कोई चीज़ सुनने की कोशिश करते हैं तो उसको बड़े ही ध्यान से कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं। तो उस तरह से सुनने से हमारा जो श्रवण कौशल है उसमें और अधिक बढ़ोतरी होती है, क्योंकि हमें नहीं सुनाई देता है लेकिन फिर भी हम सुनने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है चयनात्मक श्रवण, यानी कि हम चयन करके और जो श्रवण कौशल बढ़ाते हैं उसे हम चयनात्मक श्रवण कहते हैं। जैसे उसमें किसी एक पाठ्य बिंदु का चयन करके, जैसे हम प्रशिक्षण के दौरान जो माइक्रो टीचिंग लेते हैं उस माइक्रो टीचिंग में हम एक ही विषय लेते हैं और एक ही विषय में हम प्रश्न बनाते हैं और उन प्रश्नों को करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए चयनात्मक श्रवण हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी पाठ्य बिंदु का एक विषय वस्तु लेकर और उसके बारे में वार्तालाप करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, तो वह चयनात्मक श्रवण कहलाता है। इसमें सबसे पहले है समस्या मूलक। समस्या मूलक यानी कि कुछ ध्वनि उच्चारण व वितरण समान होती है और उन्हें अलग अलग तरीके से बोलना, मुख विवर से बोलना, मात्राओं के हिसाब से बोलना, उसमें उनकी जो छोटा सा फर्क है उस फर्क को बताते हुए उसका उच्चारण करना। और तो उच्चारण के समय और सुनते समय अगर हम ध्यान रखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। फिर नवीन ध्वनियाँ, कुछ ऐसी नवीन ध्वनियाँ जो हमारे आगे जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, जैसे जैसे हमारे जीवन में हम कुछ नया सीखते हैं और उसके अंतर्गत हम जो नई ध्वनियाँ सुनते हैं तो उसे भी हमें ध्यान से सुनने से हमारा श्रवण कौशल बढ़ता है। ठीक है, फिर है श्रवण कौशल में दोष के कारण, कि हमें जो सुनने का कौशल है उसमें हमारा दोष किन किन कारणों से होता है। सबसे पहले मौखिक कार्य का अभाव। अगर हम में मौखिक कार्य कम होगा, हम मौखिक कार्य को कम करते हैं तो हमारे सुनने की जो क्षमता है वह भी कम होती है। दूसरा, कक्षा में कठोर नियंत्रण। अगर हम बच्चों को बिल्कुल नियंत्रण में रखेंगे, बच्चों को हमेशा डांट डपट के रखेंगे तो बच्चे जो भी हम कहेंगे उसे डर के मारे कि कहीं हमें कहीं कुछ टोक ना दे, हमें कहीं कुछ रोक ना दे, हमें कहीं किसी कारण से डांट ना पड़ जाए, इसके कारण उनके जो सुनने की जो क्षमता है उसमें भी कमी आने लगती है। फिर जो तीसरा है पाठ्य वस्तु की क्लिष्टता,
यानी कि जो हम पाठ्य वस्तु जो समझा रहे हैं उन्हें हम सरल साधारण भाषा में ना समझाते हुए उन्हें जब हम कठिन भाषा में समझाते हैं तो वो उन्हें सुनने में दिक्कत होती है। सुनने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि अगर वो उन्हें समझेंगे नहीं, वो उनके स्तर से ऊपर चले जाएंगे तो वो उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए उनके जो श्रवण कौशल है, उनकी जो सुनने की क्षमता है उसमें कमी आएगी। फिर अशांत वातावरण, अगर पास में कोई ऐसी आवाज़ है, शोरगुल है, कुछ इतनी तेज आवाज़ें आ रही हो तो भी सुनने में कठिनाई होती है। फिर एक साथ दो कार्य करना, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और अगर साथ साथ ही किसी की बात सुन भी रहे हैं तो हम दोनों में से एक कार्य कर सकते हैं, या तो उससे बातचीत ढंग से कर सकते हैं या उससे दूसरे की सुनने में हम ज़्यादा हो सकते हैं। तो दोनों काम हम एक साथ नहीं कर सकते। या हम अगर कुछ लिखने का कार्य कर रहे हैं और कोई कुछ बोल रहा है या क्लास में हम बैठे हैं तो भी हमें सुनने में दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमारा कई बार लिखते लिखते ध्यान उन शब्दों पर आ जाता है जो कि हम लिख रहे हैं, तो हमारे जो श्रवण कौशल है उसमें दोष आएगा। फिर श्रवण इंद्रियों में बाधित, अगर कान में दिक्कत है, कान में परेशानी है तो भी हमें सुनने में दिक्कत आएगी। ठीक है। फिर इसका निराकरण, क्योंकि अगर कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान जरूर होता है। तो श्रवण कौशल के निराकरण में मौखिक कार्य को प्रोत्साहन देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये बताना कि ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक वार्तालाप करें, आपस में डिस्कशन करें, उससे उनकी जो सुनने की क्षमता होगी, क्योंकि दोनों अगर एक दूसरे से बात करेंगे तो एक दूसरे की बात सुनेंगे भी, तो उससे उनके मौखिक कार्यों में बढ़ोतरी होगी। दूसरा, कक्षा में स्वस्थ नियंत्रण रखना, यानी कि कक्षा का जो माहौल है हमेशा हेल्दी माहौल रखना, हमेशा खुशनुमा माहौल रखना, क्योंकि प्रसन्नचित होंगे तभी हम ढंग से सुन पाएंगे। फिर क्लिष्ट पाठ्य वस्तु को रोचक बनाना, अगर कोई पाठ्य वस्तु कठिन है तो उसे कोशिश करना कि छोटे रूप में, सरल भाषा में उसको बताने का प्रयास करना। फिर शांत वातावरण रखना, जहाँ तक हो सके कक्षा के आसपास किसी भी तरह का कोई भी शोरगुल नहीं होना चाहिए। फिर एक समय में एक ही कार्य करना, अगर हमारा लेक्चर चल रहा है, हमारे समझाने का कार्य करना है तो हमें उस समय सिर्फ समझाने का कार्य करना चाहिए। फिर सस्वर वाचन करवाना, सस्वर वाचन करवाने का मतलब होता है पहले टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा खुद को पढ़ना और फिर उसी चीज़ को बच्चों के द्वारा पढ़वाना, ताकि एक बच्चा पढ़ेगा तो सभी बच्चे उसको सुनने का प्रयास करेंगे। फिर प्रश्नोत्तर विधि करना, प्रश्न पूछना और बच्चों से उत्तर पूछना, उससे क्या होगा, बच्चा उत्तर देने के लिए उस प्रश्न को ध्यान से सुनेगा, और दूसरा बच्चा अगर कोई प्रश्न का उत्तर देता है तो भी उसको वो ध्यान से सुनेगा कि कहीं मुझे याद नहीं है, शायद इसको शब्दों से मुझे प्रश्न का उत्तर आ जाए। फिर कहानी सुनना, अगर कक्षा में छोटे बच्चों को भी अगर हम कहानी सुनाते हैं तो वो बड़ी रोचकता से सुनते हैं, और जब एक कहानी सुनते हैं तो कहानी सुनते सुनते उन्हें पाठ्य वस्तु में भी रोचकता आती है, तो इसलिए छोटे बच्चों को ज़्यादातर क्लासों में कहानियाँ सुनाई जाती है। तो ये है जो श्रवण कौशल है, उसमें जो अगर समस्या आ रही है, बच्चा अगर सुनने में अब सक्षम नहीं है तो उसको सक्षम बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद में श्रुति लेख लिखवाना, श्रुति लेख के द्वारा भी, यानी कि टीचर द्वारा बोलना और बच्चे के द्वारा लिखना श्रुति लेख कहलाता है। तो श्रुति लेख, क्योंकि अगर बच्चा ध्यान से सुनेगा नहीं तो उन शब्दों को ध्यान से लिख नहीं पाएगा। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा में श्रुति लेख लिखवाते हैं तो बच्चों की श्रवण कौशल में बढ़ोतरी होती है। फिर भाषण देना, क्योंकि भाषण में भी सुनने का ही कार्य होता है तो उससे भी श्रवण कौशल बढ़ोतरी होती है। फिर वाद विवाद करना, क्योंकि वाद विवाद में भी पक्ष विपक्ष होता है, तो पक्ष विपक्ष में दोनों की बातें सुनने पर ही उसका जो निर्णय निकाला जा सकता है। फिर दृश्य श्रव्य कौशल की जो सामग्री है उसका प्रयोग करना, जब हम प्रशिक्षण के दौरान जब हम टीचिंग करते हैं, लेसन देते हैं, तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि चार्ट के द्वारा बताया जाता है, क्योंकि अगर चार्ट के द्वारा बताएंगे तो बच्चा क्या करेगा, उसमें रोचक लेगा। तो दृश्य देखने वाला भी और सुनने वाला भी, दृश्य और श्रव्य, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो इसके द्वारा डिजिटल है, तो इसके द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाता है, क्लास की जाती है, इसके द्वारा वो देख भी सकता है और सुन भी सकता है। फिर ग्रामोफोन एवं टेप रिकॉर्ड द्वारा, ग्रामोफोन बहुत पुराना है, आप लोगों ने शायद देखा भी नहीं होगा, एक चक्कर की तरह होता है और उस पर एक पिन डालकर और उसको चलाया जाता है, और टेप रिकॉर्ड जो कि टेप रिकॉर्ड की तरह होता है, जो आज भी है, जिसमें कैसे डालकर सुना जा सकता है, तो इससे हमारे श्रवण कौशल में बढ़ोतरी होती है। फिर रेडियो, चलचित्र, टेलीविज़न, वीडियो इत्यादि। ठीक है, अब ये हो गया हमारा श्रवण कौशल कंप्लीट। इसके बाद की जो है उच्चारण कौशल, उच्चारण यानी कि हमारे बोलने की, हम जो भी बोल रहे हैं उसका उच्चारण हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मानक उच्चारण शब्दों का सही रूप उच्चारित करता है। जैसे अगर हम किसी भी शब्द को अगर उच्चारण करते समय सही ढंग से
जो उसका सही उच्चारण होता है वो नहीं करते हैं, तो कई बार उस शब्द का जो अर्थ होना चाहिए वो अर्थ वास्तविक अर्थ नहीं होकर उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे शेर और शेर, दोनों में क्या श और स का फर्क है। शेर का मतलब होता है जो कि पशु है, और शेर का मतलब नाप तोल हो जाता है। तो दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। जैसे कुल और कुल, कुल का मतलब किनारा या टोटल, कुल का मतलब किनारा। तो दोनों में एक मात्रा की वजह से अगर उसका सही उच्चारण नहीं करेंगे तो उसका हम जो सही में अर्थ है वह भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। फिर भाषा शिक्षण में उच्चारण में सुधार। भाषा शिक्षण के दौरान प्रशिक्षण में भी और कक्षा में भी भाषा के द्वारा ही उच्चारण में सुधार हो सकता है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो राजस्थानी हो, कोई भी लैंग्वेज भाषा हो, तो लैंग्वेज भाषा को शुरुआत में ही आप उच्चारण में ही उनके वर्णों को, उनके शब्दों को ढंग से उच्चारित करेंगे, तभी आप आगे चलकर उसको सही ढंग से सीख पाएंगे। जैसे सबसे पहले वर्णमाला को ध्यान से उच्चारित करना। सबसे पहले कोई भी भाषा होती है तो किसी भी भाषा की वर्णमाला आवश्यक होती है, और उस वर्णमाला को जो उच्चारण करने का सही ढंग होता है तभी हम उनको शब्दों में मिलाकर ढंग से उच्चारित कर सकते हैं। फिर कठिन शब्द को दोहराना। अगर हमें कोई शब्द ऐसा है जिसे हमें बोलने में दिक्कत आती है तो उस शब्द को हमें बार बार दोहराना चाहिए। बार बार दोहराने से हम उस कठिन शब्द को भी अच्छे तरीके से उच्चारित कर सकते हैं। फिर बड़े शब्दों को संधि व समास के रूप में। अगर कोई बड़ा शब्द है जो संयुक्ताक्षर का हो, चाहे संयुक्त शब्दों का हो, लेकिन अगर उनको टुकड़े करके अलग अलग शब्दों के द्वारा या समास के रूप में उन्हें अलग अलग बांट कर अगर बताया जाए तो उसका उच्चारण सही ढंग से किया जा सकता है। फिर शिक्षक द्वारा मौखिक कार्य पर ध्यान देना। खास तौर पर जो लैंग्वेज का टीचर होता है उसका ये दायित्व होता है कि बच्चा जब भी कोई शब्द बोलता है तो उस शब्द में अगर कोई गलती है तो उसे टोकना और टोक कर उसमें सुधार करना। अगर छोटे स्तर पर ही अगर शिक्षक करने लग जाते हैं तो जहाँ तक हो सकता है बच्चे में जो उच्चारण संबंधी जो गलतियाँ हैं वह नहीं होती है। फिर धैर्य से छात्रों द्वारा उच्चारित कराना। डांट डपट कर नहीं, बल्कि आराम से किसी बच्चे को कोई शब्द नहीं आ रहा है तो उसको 4 बार दोहराकर, 5 बार दोहराकर, बार बार उसको कहकर धैर्य में, अगर वो स्वयं धैर्य रखेंगे तभी बच्चे में उच्चारण संबंधी जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। ठीक है। फिर भाषा शिक्षण में उच्चारण अभ्यास का महत्व। जो उच्चारण संबंधी जो अभ्यास है उसका क्या महत्व होता है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की कक्षा में अक्सर जो शब्द होते हैं या अक्सर कोई भी चीज़ होती है तो पहले शिक्षक द्वारा बोली जाती है और फिर बाद में बच्चों द्वारा बुलवाई जाती है ताकि उससे क्या होता है कि जो शिक्षक बोल रहा है उसको देखकर, उसका जो उच्चारण देखकर और बच्चा उसका उच्चारण कर सकता है। तो उसमें जो उच्चारण के जो तत्व हैं, उन उच्चारण के तत्व में सबसे पहले बल को लिया गया है, यानी कि जिस शक्ति के द्वारा ध्वनि वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे बल कहते हैं। यानी कि जो हम वर्णों का उच्चारण करते हैं और वर्णों का उच्चारण करके जो हम मुख विवर में बताते हैं और जिस पर हम जोर देते हैं, जैसे स त त, तो हम उच्चारण के समय जो जोर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, बल देना। जोर बात कहने उस शब्द का जोर देना, यानी कि जिस बात को हम कह रहे हैं, जिस शब्द को हम कह रहे हैं उस शब्द को ज़्यादा जोर देकर उसी पर ज़्यादा करके हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं कल राम को साथ लेकर ही आऊँगा, यानी कि अगर हमने कोई शब्द कहा कि मैं कल राम को साथ लेकर आऊँगा, लेकर आऊँगा का मतलब हो सकता है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर मैं उसी को ये कहती हूँ कि अगर मैं कल राम को साथ लेकर ही आऊँगी, यानी कि ये कन्फर्म है, ये 100% है कि मेरे साथ कल राम आएगा। यानी कि बोलते समय हम जिस बात पर जोर देते हैं उसे हम बल कहते हैं। ठीक है। फिर ध्वनि व्यवस्था। ध्वनि व्यवस्था यानी कि जो जहाँ पर मात्रा लग रही है, जहाँ पर जिस शब्द की ध्वनि आ रही है उस शब्द की ध्वनि को वहीं पर लाना। तो जो हम लिखेंगे वैसे ही बोलेंगे। ठीक है। कई जगह जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद में आशीर्वाद, तो वाद के बाद में अ लगेगा, लेकिन उसका उच्चारण उससे पहले होगा। जो भी र लगता है उसका उच्चारण उससे पहले होता है, और अगर मात्रा से पहले अगर हम र लगाते हैं तो उसका उच्चारण मात्रा से पहले होता है। उसका जो लिखने में है उसके बाद में होगा, लेकिन उसका उच्चारण पहले होगा। तो जो ध्वनि व्यवस्था है कि जहाँ पर जिसकी जो ध्वनि आती है उसी पर उसकी ध्वनि का प्रयोग करना। फिर स्वाराघात होना। स्वाराघात होना यानी कि आरोह अवरोह, हमें किस शब्द को आराम से बोलना है,
किस शब्द को हम जल्दबाजी में बोलना है। अगर जैसे कि हम किसी भी वर्ण का आधे रूप में करते हैं तो उसकी ध्वनि हम फटाक से लाते हैं, यानी कि उसकी ध्वनि हम जल्दी में लाते हैं। लेकिन जहाँ पर हम पूरे में लेते हैं तो उसकी ध्वनि हम रुक कर लाते हैं। जैसे बड़ी की मात्रा की जो ध्वनि होती है वो रुक कर आती है, लेकिन अगर छोटी अगर मात्रा लगेगी तो उसकी ध्वनि जल्दी में आएगी। तो जो आरोह अवरोह है, कहाँ हमें रुकना है और कहाँ हमें तेज़ी से आना है, तो ये स्वराघात का अगर हमें पता नहीं होगा तो हमारे उच्चारण में हमेशा गलती हो जाती है। फिर लय के द्वारा, यानी कि 2 अक्षर के बीच में जो हमें समय देना है, क्योंकि अगर हम 2 शब्दों के बीच में या 2 अक्षर के बीच में अगर हम समय नहीं देते हैं तो हमारे दोनों शब्दों को जोड़कर उसका अर्थ एक बन जाता है, और एक बनकर जो हमें अर्थ लाना है उस अर्थ से विपरीत उसका अर्थ हो जाता है। फिर गति कि हमें देखो किसी भी चीज़ को ना तो हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो वो समझ में आता है, और ना हम बड़े आराम से रुक रुक के पढ़ते हैं तो भी उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। तो उसको किस गति से पढ़ना है वो भी हमारे एक उच्चारण के तत्व में शामिल होता है। फिर विराम, कहाँ पर हमें रुकना है, किस तरीके से रुकना है, कौन सा विराम हमें क्या संदेश दे रहा है, कौन सा विराम हमें क्या कहना चाह रहा है, उस विराम को देखते हुए हमें विराम लेना। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे उच्चारण के तत्व हो गए कि हम उच्चारण के तत्व किस प्रकार से लेकर हमारे सही उच्चारण को कर सकते हैं। फिर उच्चारण के दोष कि हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में हमारी जो गलतियाँ आती है वो किसके कारण आती है। सबसे पहले वर्णों को जल्दी जल्दी बोलना। अगर हम वर्णों को फटाफट बोलेंगे तो क्या होगा, एक वर्ण दूसरे वर्ण के साथ मिक्सअप हो जाएंगे और जो उसका सही उच्चारण है वह नहीं हो पाएगा। दूसरा, रुक रुक के बोलना। आराम से भी बोलेंगे तो एक का संबंध दूसरे के साथ नहीं होकर उसमें बीच में गैप आ जाएगा, समय आ जाएगा, तो भी क्या होगा, उच्चारण में गलती हो जाएगी। फिर गा गा कर बोलना। किसी भी बात को, गीत को गा के बोल सकते हैं, लेकिन हम अगर बात साधारण तौर पे बात कर रहे हैं और उसको भी हम गीत की तरह गाएंगे, गा गा के गाएंगे तो हमारी बात का कोई औचित्य नहीं रहेगा। फिर गदगद स्वर में बोलना। अगर व्यक्ति कोई किसी कारण से करुणा में हो जाता है और वह बोलता है तो उसके गले में एक अलग सी आवाज़ हो जाती है, उसके कारण जो वर्णों का उच्चारण होता है वह सही ढंग से नहीं हो पाता है। फिर वर्णों को नाक से बोलना, क्योंकि जो वर्ण नाक से निकलते हैं, नासिका वर्ण, अगर उसी जगह हम सारे वर्णों को नाक से बोलेंगे तो सभी का उच्चारण क्या हो जाएगा, नासिका की तरह तीखा हो जाएगा, तो सारे वर्णों का जो स्वर है वह एक जैसा हो जाएगा। फिर तुतला कर बोलना। तो तुतला कर बोलने से भी जो वर्ण बोलना जा सकता है उस वर्ण का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वर्ण कुछ और होता है और उसका अर्थ कुछ और निकलता है। क्यों कि जैसे द और ध दोनों को एक जैसा बोलेंगे तो क्या होगा, दोनों का अर्थ एक जैसा हो जाएगा। फिर दीनता के स्वर में अगर हम किसी बात को अगर बोलते हैं तो बड़े दुखी स्वर में बोलते हैं तो भी हम जो बोलना चाहते हैं वो सही ढंग से नहीं बोल सकते। तो इस तरीके से हमारे जो बोलने के जो तरीके हैं, बोलने के तरीके से भी हम अगर ढंग से नहीं बोलते हैं तो हमारे अनायास ही हमारे बोलने में जो दोष है वह उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए हमें तत्वों को ध्यान में रखते हुए और हमें जो हमारे दोष है उनको ध्यान में रखते हुए हमारा उच्चारण करेंगे। ठीक है, अब जब इनके जो दोष है तो वापस समस्या का समाधान है ही, हमने इससे पिछली बार भी कहा, तो इसके जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे।